देखो फिर से सेकंड शिफ्ट का पेपर अवेलेबल हुआ है तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। अब मैंने एक जो एनालिसिस बेसिक की है ना, उसमें मैंने क्या देखा है कि एग्जैक्ट जो जून वाला शिफ्ट का पेपर था 2022 का, उससे दो तीन क्वेश्चन एज इट इज़ आ गए हैं। ओके, तो एक बार एनालिसिस करते हैं और बार बार जब भी ज़रूरत होगी तो मैं उस पेपर पे आपको लेके चला जाऊँगा। तो इसमें आंसर साथ में ही लिखे हुए हैं, तो एक बार देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बिसाइड। यही क्वेश्चन, ये इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पूछा गया है 2022 जून शिफ्ट में। मैंने इन्वायरमेंटल का जो वीडियो बनाया था, जिसने भी वॉच किया होगा, ये क्वेश्चन तो 100% और सेम ऑप्शन ही है। ओके, तो देखो क्या था वो क्वेश्चन, पहले एक बार देखते हैं। ये देखो, ये आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टिसाइड। कौन पेस्टिसाइड नहीं है, और इसके लिए मैंने बताया था कि देखो पेस्टिसाइड कौन नहीं होगा, विच इज़ नॉट द पेस्टिसाइड। ये टिक किया हुआ है अभी भी, ये पेस्टिसाइड नहीं है और ये हर्बिसाइड है। आप कहोगे सर यहाँ कुछ लिखा हुआ तो नहीं है हर्बिसाइड का, तो मैं इसके लिए कहाँ पे आपको ले गया था, तो अपने नोट्स पे ले गया था। ये देखो, यही नोट्स था, एनसीईआरटी बेस्ड है, और यहीं पे मैंने बताया था कि देखो ये जो कंपाउंड है ये हर्बिसाइड है। वहाँ पे इन सब का डिटेल मैंने बता दिया था आपको, और मैंने कहा था कि देखो ये हर्बिसाइड है, और उसने कहा था नॉट अ पेस्टिसाइड, तो यही ऑप्शन होगा। तो NaClO3 और Na3ASO3 ये दोनों हर्बिसाइड है, ये ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस किया था मैंने। ये टॉक्सिक होते हैं, बर्थ डिफेक्ट जनरेट करते हैं, सब अंडरलाइन भी किया हुआ जो मैंने समझाया था। तो सेम क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये हर्बिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स यस, DDT ये सब पेस्टिसाइड्स हैं, ये आजकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ये यूज़ होता है, ठीक है। अब इनके साथ अपना अपना प्रॉब्लम होता है, एल्डरिन डायल्डरिन के साथ। ये ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए ये वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण सॉइल में रह जाते हैं, मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जनरेट करते हैं। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, सेम क्वेश्चन आ चुका है। ये सेकेंड क्वेश्चन पे मैं वीडियो ऑन करना ही भूल गया रिकॉर्डिंग के लिए, तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। ये मिसल्स फॉर्मेशन से रिलेटेड है। देखो, मिसल फॉर्मेशन से रिलेटेड का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो कि मिसल्स होता क्या है। एक लंबा सा कार्बन का चेन होता है, देख रहे हो, बहुत बड़ा कार्बन का चेन है, CO नेगेटिव, फिर ये कार्बन का चेन CO नेगेटिव। जो सोप होते हैं ना, सोप को मिलाते हैं तभी मिसल्स बनता है। तो पहले ये सोप हमने लिया है, ये कार्बन 15 है, पूरा कार्बन 15 की चेन है, कार्बन 15 की चेन है CO नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये पानी में रहना नहीं चाहता है क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, पानी में नहीं रहना चाहता है। इसको हमने पानी में रखा हुआ है, तब इसका एक उपाय करता है, क्या करेगा, ये अपने सारे नॉन पोलर वाले पार्ट को, यानी हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को इस ढंग से ऑर्गेनाइज करेगा, और बाहर की तरफ इस पोलर हेड को रखेगा, CO नेगेटिव, जो पानी के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, ये एक सर्कल बना लेगा, और इसके बीच वाले जोन में सारे कार्बन 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 15 है। तो इससे इनको फील होता है कि हम कार्बन के बीच में हैं, और बाहर में इसने उस हेड को रख दिया जो वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है, और इस ढंग से ये तैरता रहता है। अब डर्ट पार्टिकल वगैरह जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, पानी में नहीं घुलेंगे, कितना भी आप घस लो पानी में नहीं घुलेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो मिसल्स वाला, यानी सोप मिला के जब पानी को डर्ट पार्टिकल के पास जाते हैं, तो डर्ट पार्टिकल को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे तो सारे कार्बन कार्बन हैं, हमारे ही नेचर के सॉल्वेंट्स हैं। तो वो तुरंत इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, और इस ढंग से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, और ये निकल जाएगा, जो शर्ट वगैरह जो हमारे कपड़े हैं उसमें से वो निकल के इस मिसल्स वाले हाइड्रोकार्बन जोन में डिज़ोल्व हो जाता है। तो यही मैकेनिज़्म है। अब आते हैं, इस मिसल्स के बनने से हुआ क्या। आपको कि जो सॉल था सर, वो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ सॉल था, अब ये मिसल्स बन गया, तो पूरा का पूरा मिसल्स बना लिया। सब ये सारे जो सॉल्स के पार्टिकल्स थे अलग अलग फैले हुए थे, कोलाइडल सॉल, अब वो मिसल्स बन गए। अब मिसल बनने से जो कोलाइडल सॉल है वो हमारा डिस्टर्ब हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब कोई भी चीज़ जब अनस्टेबल होती है तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। भाई, जो स्टेबल चीज़ होता है वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे होता है, और अनस्टेबल चीज़ हायर पोटेंशियल एनर्जी पे होता है। ओके, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, वो अनस्टेबल हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। तो एनर्जी बढ़ने का मतलब इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब जो मिसल्स का फॉर्मेशन है, ये बिना ह्यूमन एफर्ट्स के होता है, यानी ये स्पॉन्टेनियस नेचर का है। तो स्पॉन्टेनियस नेचर का मतलब इसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो नेगेटिव होने के लिए, सिंस डेल्टा एच तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, तो नेगेटिव होने के लिए इस पार्ट को नेगेटिव होना होगा, और ये पार्ट नेगेटिव तभी हो सकता है जब ये पॉजिटिव हो।
क्योंकि अगर डेल्टा एस नेगेटिव हुआ तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इस हिसाब से दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी नेगेटिव है और ये पार्ट पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को नेगेटिव होना होगा, इस नेगेटिव साइन को नेगेटिव ही रहना होगा। वो तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो इसीलिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो और ये एंडोथर्मिक होगा। नाउ नेक्स्ट, ये भी मैंने समझा दिया था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। कह रहा है ग्लाइकोसाइड लिंकेज बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन। तो मैंने वही बताया कि मैंने अभी जो इसका कार्बोहाइड्रेट का वीडियो बनाया था, उस वीडियो में ये चीज़ ऑलरेडी आया था। हमारे सिलेबस में डाइसेक्राइड सिर्फ 3 ही हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज के बीच में 1,2 ग्लाइकोसाइड, माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज 2 अल्फा ग्लूकोज के बीच में 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, एंड लैक्टोज में बीटा गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज मत समझना, ये बीटा गैलेक्टोज है जो कि C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। तो बीटा गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज इनके बीच में 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, तो गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के बीच में 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज यही होता है। तो ये तो इसको देखते ही कि अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज सिर्फ सुक्रोज में होता है, सीधे आप टिक कर दो। ओके, तो अभी ये पूछा है, हो सकता है अगली बार ये पूछ दे, क्योंकि इनका ये ट्रेंड देख रहा हूँ मैं, उसी को चेंज कर करके, लैंग्वेज को चेंज कर करके क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो एक बार देखते हैं ये कहाँ पे मेरे नोट्स में था। ये देखो, ये जो मैंने वीडियो बनाया था कार्बोहाइड्रेट का, उसमें यहाँ पे मैंने समझाया था, 3 एक साथ हेडिंग लिखा था कि यही हमारे सिलेबस में है, और यही मैंने बताया। अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज 1,2 ग्लाइकोसाइड, अल्फा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड माल्टोज के लिए, लैक्टोज के लिए बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसाइड, और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने सब समझाया था, सारा बनाना बताया था। ओके, तो उस वीडियो को अगर देख लोगे तो ये सब मिस ही नहीं हो सकता है। वैसे ये तो अगर आप सिर्फ PYQ वीडियो मत देखो, आप सिर्फ PYQ कर लेते हैं ना, तो सुक्रोज कम से कम 10 बार आ चुका है। ओके, तो सिर्फ PYQ ही बाई मॉलिक्यूल्स का कर लोगे तो सफिशिएंट है। चलो आते हैं अब आगे। देखो, विच इज़ करेक्ट अबाउट द ग्रुप 2 डेंसिटी। फिर से ये एस ब्लॉक का देखो, इसके पहले वाले में ग्रुप 1 की डेंसिटी पूछा था, इसमें ग्रुप 2 का डेंसिटी पूछ दिया। इस पे भी मैंने, ये तो ऑलरेडी उसी के बगल में ही वीडियो था, जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था ना, उसमें मैंने जो नोट्स को रेफ़र कराया था, और इसका नोट्स मैं ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का सबसे पहला आया था, उसी से दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ गए। एक बार ग्रुप 2 की डेंसिटी, और ये ग्रुप 2 की डेंसिटी, इसके पहले ग्रुप 1 की डेंसिटी। और ग्रुप 2 की डेंसिटी में मैंने यही बताया था कि BMgCa, उसके बाद SrBa। अब SrBa का पोजीशन एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता रहता है। BMgCa SrBa, इसकी डेंसिटी एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता होती है, ये कहाँ पे है। वैसे ये ऊपर होता है, काफ़ी इन दोनों से ऊपर होता है, ये ऑलरेडी पूछा भी गया है इसके पहले भी। SrBa और ऊपर होता है। तो देखो, इतना ही से पता है, इनका ट्रेंड इसी से पता चल जाएगा। और ये ट्रेंड कहाँ पे था, ये देखो, यही ट्रेंड था, BMgCa SrBa। अब देखो, ये इसकी पोजीशन मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन इतना भी अगर हमें पता है तो हमारा काम हो जाएगा। वैसे अभी जो गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से इसका मतलब SR और BA काफ़ी ऊपर में जाता है, SrBa काफ़ी ऊपर में आ रहा है, B से भी ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा ये सब पता उतना नहीं रहता है, ठीक है, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज़, लेकिन ट्रेंड मैंने ऑलरेडी ग्राफ में बना रखा है। BMgCa तक घटता है, फिर बढ़ता है ना। अब देखो, इससे हमारा क्वेश्चन क्रैक होगा कि नहीं, तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिखेगा, ठीक है, जिसमें CA सबसे कम है। CA सबसे कम है, देखो, C से MG से B, और ये SR सबसे ऊपर है। तो अगर आप लोगों ने उसके थ्रू नोट्स बनाया है ना, तो थोड़ा सा यही सब करेक्शन कर लेना चाहिए। BMgCa, ये SR और BA, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा देख के हम लोग भी तो थोड़े ही नोट्स बनाते हैं, तो जस्ट नेचर हमें पता रहता है कि अच्छा इस ढंग से ट्रेंड है, लेकिन उससे क्वेश्चन जनरली क्रैक हो जाते हैं। अब कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन का। अभी जो वीडियोस मैंने बनाए थे उसमें बहुत बार आ चुका है हाइब्रिडाइजेशन का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आया था। कैसे करना है, जेनॉन, तीनों ही जेनॉन है। जेनॉन क्या होता है आपको भी पता है, नोबल गैस, तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने वाला एलिमेंट है, डाइवेलेंट, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, फिर बॉन्ड बना लिया, फिर बॉन्ड बना लिया। तो 3 ऑक्सीजन थे, तीनों का मैंने बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर रह गया। कितने सिग्मा, तो आप कहोगे सर 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। साफ सुथरे ढंग से बनाएंगे तो ये ऐसा है, XC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये लोन पेयर। तो आप कहोगे
3 सिग्मा और एक लोन पेयर, भाई सीधी सी बात है, सिर्फ सिग्मा और पाई लोन पेयर का ही कॉम्बिनेशन हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर होता है। तो इसका मतलब 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड 4 हो गए। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कहानी ख़त्म। ऐसे आप सबको करो। ये XeF6 है, तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो ये लो 1 2 3 4 5 6, अच्छा 8 होंगे ना इसमें, इलेक्ट्रॉन मैंने कम क्यों कर दिए, वो 2 और बढ़ा दिया। ये लो, अब बॉन्ड बनाते हैं। एक फ्लोरीन का बॉन्ड, दूसरे फ्लोरीन का बॉन्ड, तीसरे फ्लोरीन का बॉन्ड, चौथे फ्लोरीन का बॉन्ड, पाँचवें फ्लोरीन का बॉन्ड, और ये छठे फ्लोरीन का बॉन्ड, और ये लोन पेयर। तो कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5 6, और ये एक लोन पेयर 7। तो 7 का मतलब 7 और बाइटल लो, एक S 3 P, 4 हो गए और 3 7 हो गए। तो ये sp3d3 आ गया। ध्यान रखना, दो एटम के बीच में एक सिग्मा होंगे, तो फ्लोरीन और इस जेनॉन के बीच में एक सिग्मा एक सिग्मा। अगर दो एटम के बीच में दो बॉन्ड दे दो, जैसे यहाँ पे था दो बॉन्ड, तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा दो एटम के बीच में सिग्मा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसमें सबको सिग्मा लिया, क्योंकि इकलौता बॉन्ड था, कहीं डबल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा लेता, उसको इग्नोर कर देता। तो 7 टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 6 सिग्मा हुए और एक लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको आप करके देखो सेम तरीके से। क्या करना है? जेनॉन ले लो, कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो दो इलेक्ट्रॉन को तो ऑक्सीजन के साथ इंगेज कर दो। फ्लोरीन सारे के सारे, दो फ्लोरीन है, ये सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो एक फ्लोरीन दो फ्लोरीन, तो इसका मतलब दो हमारे पास लोन पेयर रह गए। कितने सिग्मा? तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ दो बॉन्ड है, एक ही एटम के साथ दो बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक सिग्मा एक पाई, पाई को हमें कंसिडर नहीं करना है। तो 1 2 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब 5 और बाइटल, तो एक S 3 P, 4 हो गए, और एक D sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यही इसने यहाँ पे दे रखा है। एकदम सिंपल तरीका, देखो इसी के साथ आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाओगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं, ये हाइड्रोजन की थ्योरी है। अगर तुमने हाइड्रोजन का प्रीवियस ईयर का वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, और जब भी ये क्वेश्चन आया है तो मैंने ज़रूर रेफ़र कराया है अपने नोट्स पे, और वहाँ पे 2 ही 3 NCERT ने मेथड्स ही दिया है बनाने का। तो 99% प्योर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस से बन सकता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। वैसे एक बार मैं जस्ट आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ अपने नोट्स पे। ये देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ भी था, वहीं पे आया था। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O प्योरिटी दिस मच। ये मेरा कोई भी अगर प्रीवियस ईयर का आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है, सारे अगर वॉच किए होगे, ये क्वेश्चन मिल चुका है ऑलरेडी 2 बार। ठीक है, यही 3 मेथड्स ही हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, अभी 2022 के लिए भी इस चीज़ को डिस्कस किया मैंने। लैब मेथड्स हैं, ओके, जिसमें मेटल को एसिड में डाल सकते हो, या अगर एम्फोटेरिक मेटल है तो उसको बेस में भी डाल सकते हो। फिर सिन गैस बनाने का मेथड जो कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मीथेन पे H2O पास करके, ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में CO और H2 बनाते हैं। और तीसरा है प्योर, अगर वो आपको ये H2O आ गया, सॉरी बाय मिस्टेक, प्योर अगर H2 बनाना है, अच्छा नहीं ये तो सही है, H2 नहीं है एक्चुअल में, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2 हेडिंग दिया हुआ है, इससे हाई प्योरिटी का H2 मिलता है हमें। ये रहा इलेक्ट्रोलाइसिस, तो डायरेक्ट इसने यही क्वेश्चन दिया है, तो ये मैंने बता दिया आपको, हाई प्योरिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी। देखो ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और मेरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का अगर PYQ देखा होगा तो मिल जाएगा। मैं बताता हूँ मैंने कैसे समझाया है इसको। क्या होता है, पहले ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख लो। मैं एक बार ट्रेंड बताता हूँ क्या होता है। Li Be बी, सारे सेकेंड पीरियड को लिख रहा हूँ मैं। बी ग्रुप 13 हो गया, 14 कार्बन, 15 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इनका ट्रेंड इधर से इधर, यानी आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। Li Be B C N O F। आपको क्या सर ऐसे स्ट्रेट लाइन में? मैं कहूँगा नहीं, बढ़ती जाती है, कर्व वर्व हो सकता है। हमें तो भाई नेचर याद रहता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ याद नहीं कर पाओगे। अब दो जगह पे एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है 2s2 है, तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से निकालना मुश्किल होता है। और दूसरा यहाँ पे कन्फिग्रेशन होता है 2s2 2p3, और हाफ फिल्ड भी ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ से भी निकालना मुश्किल है। तो ये रहा बी अपना, और ये रहा नाइट्रोजन।
ठीक है। बाकी जो एलिमेंट है एल आई, ये सब है, एल आई है, बी है, दिस इज सी एन ओ एफ। तो यही ट्रेंड फॉलो होगा, बस ये एक एक्सेप्शन शो करेंगे, ये एक्सेप्शन शो करेंगे, इनका हाई हो जाएगा वैल्यू। तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे अपना नॉर्मल ट्रेंड शो करेगा, फिर नाइट्रोजन ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हट के ये यहाँ चला जाएगा, तो फिर यहाँ से नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, फिर घटेगा, फिर इधर आएगा। तो ये ऊपर चले जाते हैं, बी और एन ऊपर चले जाते हैं। ध्यान रखना, जस्ट ये अपने इस एटम से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि फ्लोरीन से मत ऊपर मान लेना इसे, देखने में थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया। सिर्फ ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन से कम होना चाहिए था, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा। इसको बी को बोरॉन से कम होना चाहिए था ट्रेंड के हिसाब से, ये ऊपर चला जाएगा। यही ट्रेंड है। अब देखो चुटकियों में आप करोगे। अब जो गिवन एटम है, ठीक है, इसमें सबसे कम किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, पहले ये देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि फ्लोरीन को तो यूज़ ही नहीं किया है, और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तो टॉप पे नाइट्रोजन होगा। तो ये इन दोनों को तो सोचना ही नहीं है। अब नाइट्रोजन से कम किसका होगा, ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, इन तीनों में दिया हुआ है। इसके बाद आ जाओ, अब बोरॉन और बी में, फिर बी एक्सेप्शन शो कर रहा है, बोरॉन से ज़्यादा हो रहा है, तो बोरॉन ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे आके गलत हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट हमने इसको कैच कर लिया, NOFC यहाँ पे एक्सेप्शन था, तो ये बोरॉन से ऊपर चला गया। नाइट्रोजन एक्सेप्शन में नाइट्रोजन को होना यहाँ चाहिए था, तो ये ऊपर चला गया। ऑलरेडी मेरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ये सब मैंने बता रखा है। अगर प्रीवियस ईयर का आपने वीडियो वॉच किया होगा ना, ये क्वेश्चन मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये 3-4 बार ये सब पूछा जा चुका है। और जब भी थ्योरी आता है ना आयनाइजेशन एनर्जी का, तो मैं पूरा ही बताता हूँ, पूरा रिकैप कराता हूँ आप लोगों को। अभी 2022 के लिए भी मैंने इसको रिकैप कराया है, तो उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। आ जाओ, ड्रग्स विच डो नॉट बाइंड टू इट्स एक्टिव साइट इज कॉल्ड, एकदम एलोस्टेरिक साइट इसको कहते हैं। अब आप कहोगे कहाँ पे है, तो मैं बताऊंगा, ये 2019 में का जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें डायरेक्ट उसी के लिए मैंने इसमें पहली बार थ्योरी भी बताया था। थ्योरी को सबसे पहले मैं लेके आया था, तो 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्ट एज इट इज़। एक बार मैं देखता हूँ, अगर होगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, ठीक है, कहाँ पे था 2019 का। अदरवाइज़ इससे रिलेटेड थ्योरी जो मैंने वहाँ पे बताया था, ठीक है, वो मेरे नोट्स के फॉर्म में है, वो मैं आपको रेफ़र करा देता हूँ। ये देखो, ये आ गया, ये 2021 में था, मैं 2019 बोल रहा था, 2021 वाले में था, मार्च शिफ्ट का जो था, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें ये स्टेटमेंट देखो, यही वाला आया है ना, एलोस्टेरिक इनहिबिटर, ठीक है, या एलोस्टेरिक साइट चेंजेस एंजाइम्स एक्टिव साइट। जो एलोस्टेरिक साइट को इनहिबिट करता है, वो एंजाइम एक्टिव साइट का जो शेप होता है ना, उसको बदल देता है। तो ये डायरेक्ट वही आ गया है, ठीक है, उसी से रिलेटेड पूरा आ चुका है। तो आप कहोगे कि सर ये स्टेटमेंट से काम चलेगा, तो मैं कहूँगा देखो, जब मैं ये डिस्कस कर रहा था ना, तो वहाँ पे मैंने पूरा डिस्कस किया था, पूरा ही कैटलिस्ट ही डिस्कस कर लिया था। उसमें इस पार्ट पे आ जाओ, जहाँ पे ये पार्ट मैं लेके आया था, एंजाइम इनहिबिटर। उसमें दो होते हैं बेसिकली, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, जो सब्सटेंस होता है, ड्रग्स, बेसिकली हम जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग क्या करता है, जो एक्टिव साइट है जहाँ पे बेसिकली रिएक्शंस होते हैं, उसको जाके ब्लॉक कर देगा सबसे पहले। तो बेसिकली सब्सटेंस के साथ ये compete करता है, और compete करके इसको ब्लॉक कर देगा ड्रग, ठीक है, जैसे कि सब्सटेंस की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, और ड्रग ने इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, एंजाइम इनइफेक्टिव हो गया, इसको इनइफेक्टिव कर देता है। अब देखो, मान लो एक दूसरे तरह का भी हमारे पास ड्रग होता है, वो ड्रग क्या करता है, इस सब्सटेंस के साथ जो इसके पास जाना चाह रहा है, इसके साथ compete नहीं करेगा, इसके साथ रेस नहीं लगाएगी कि पहले जाके इसको ब्लॉक करो ताकि इसको ना जाने दो और ये मल्टीप्लाई ना हो पाए। वो क्या करेगा, एक दूसरे साइड को, जिसको कि हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ये जाके उसको ब्लॉक कर देगा। तो एलोस्टेरिक साइट ब्लॉक हो गया, और जैसे ही एलोस्टेरिक साइट ब्लॉक इसको करता है, सॉरी, ड्रग एलोस्टेरिक साइट को ब्लॉक करता है ना, तो एलोस्टेरिक साइट में इस ड्रग के फंसने से ये डिफॉर्म हो जाता है। अब ये जैसे ही डिफॉर्म हो गया, तो अब ये सब्सटेंस इसमें फिट नहीं बैठेगा, और फाइनली इसकी मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगी। ये सारा यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के लिए मैंने पूरा बता दिया था, और जिसने भी इस क्वेश्चन को
अगर मेरे PYQ से किया होगा मतलब ही नहीं बनता कि वो इसको गलत करके आएगा। ये तो इसके कंपेयर में बहुत ईजी है, इसने तो सारे पूरी प्रॉपर्टी पूछ डाली थी जिसके कारण मुझे पूरा कैटलिस्ट का थ्योरी बताना पड़ गया। ओके, तो आते हैं अब देखते हैं फिर उस क्वेश्चन को। तो इसने डायरेक्ट वही पूछा था कि जो ड्रग्स है दैट डो नॉट्स बाइंड द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट को बाइंड नहीं करता है वो किसको बाइंड करेगा, नीचे से जाके एलोस्टेरिक साइट को बाइंड कर रहा था। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। देखो ये पॉलीमर का यूज़, मैंने अभी पॉलीमर का वीडियो बनाया था जस्ट एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले, और जिसने भी प्रीवियस ईयर का देखा होगा ना वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। टेफ्लॉन सबको पता है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में यूज़ होता है, नॉन स्टिक जितने भी पैन वगैरह होते हैं ना उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है नॉन स्टिक में। तो इसी से आप कैच कर लोगे इसको बहुत आसानी से। इससे 2 ऑप्शन आपका रूल हो जाएगा, ये और ये रूल आउट हो गया। उसके बाद नाइलॉन, नाइलॉन के आपको भी पता है फाइबर्स होते हैं, नाइलॉन रेयन होता है। ठीक है, तो नाइलॉन का जो फाइबर है इसमें से किस में फाइबर्स यूज़ होता है, तो आप कहोगे सर ब्रिसल्स में, ब्रश के ब्रिसल्स में ही फाइबर्स होते हैं। देखते हो ना नाइलॉन का पतला पतला वायर्स, उसी को लगाया जाता है। तो इसका मैच हो जाएगा 3 से, कोई भी लेमैन भी बता देगा कि नाइलॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रश के ब्रिसल्स में नाइलॉन ही लगेगा। तो थर्ड इसके साथ मैच होगा, तो ए का थर्ड, यानी सीधे आप इसी के बेसिस पे कैच कर लोगे कि बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ये बता रखा है HDPE, ठीक है, बकेट्स में जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन एंड ये लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, ये यूज़लेस होता है, तो नॉर्मल हैवी वर्क के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एकदम सिंपल। पिग आयरन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कास्ट आयरन, जिसने भी मेटलर्जी अगर देखा होगा तो ये सबको पता होगा, मेरी मेटलर्जी वाले में है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस से जब निकलता है तो यहाँ पे ऊपर में स्लैग होता है। ठीक है, आयरन की इंडस्ट्री में स्लैग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, SiO2 सैंड, इसमें जो होता है SiO2 इम्प्योरिटी होती है जिसको कि गैंग पार्टिकल कहेंगे, इसको हटाने के लिए हम CaO डालते हैं, एक्चुअल में CaCO3 डालते हैं जो कि टूट के CO दे देता है। ये दोनों मिलके CaSiO3 यही स्लैग देते हैं, तो यहाँ से CaSiO3 बाहर निकल रहा होता है, और यहाँ पे मोल्टेन आयरन होता है जिसको कि हम यहाँ से निकालते हैं। ये जो मोल्टेन आयरन होता है ये पिग आयरन होता है। पिग आयरन, पिग आयरन में अप्रॉक्सीमेटली 5% कार्बन होता है। ओके, इसके कार्बन को इसको हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, एयर ब्लो करके हीट किया जाता है, तो हीट करने के बाद ये कास्ट आयरन बनता है। कास्ट आयरन बनता है, कास्ट आयरन में 4% कार्बन होता है, और फिर इस कास्ट आयरन को फर्दर ट्रीट करके फर्दर और प्योरीफाइड फॉर्म रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, ये सब बनाया जाता है। तो ये मेटलर्जी ऑलरेडी आयरन की मेटलर्जी मेरे हर प्रीवियस, ठीक है, जितना भी PYQ आप देख लो 20 का, 19 का, 21 का, हर एक में ये एक एक बार पूछा गया है। तो वहाँ पे ये पूरी मेटलर्जी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। पहला है पिग आयरन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कास्ट आयरन, तो उल्टा दे दिया, पिग से हम कास्ट ऑब्टेन करते हैं ना कि कास्ट से पिग, गलत। कास्ट आयरन हैज़ लीस्ट कार्बन कंटेंट, कास्ट, ये कहाँ से, ये तो गलत हो गया ना, इसमें लीस्ट कहाँ से है, रॉट आयरन में सबसे लीस्ट होता है, रॉट आयरन। रॉट आयरन में 0.2% अप्रॉक्स वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, 0.2% कार्बन होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का, इससे ज़्यादा प्योर कुछ हो ही नहीं सकता आयरन का। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया है, ग्रेगनार्ड का क्वेश्चन है। मैंने ऑलवेज बताया है कि देखो ग्रेगनार्ड का मतलब ऑलवेज ध्यान रखना, इस पे प्लस इस पे माइनस टूटने के बाद यही देगा। तो ये स्पीशीज़ न्यूक्लियोफाइल है या फिर बेस है। अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन पे बेस होगा, ये पहली प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन इसके लिए होना जरूरी है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक साइट है। कैसे, इसको मैं C2H5 लिख रहा हूँ कलेक्ट करके, कलेक्टिवली C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये देखो इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बस भाई अब इसको मौका मिल गया। प्लस ये माइनस, इसने इसके ऊपर टक्कर मारा और ये ओपन हो गया, तो इसके ओपन होते ही क्या हो जाएगा, C2H5 C, और इधर से आ गया CH3, और ये देखो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड N, ये टूट गया, N पे नेगेटिव आ गया, इसके साथ जाके MgBr प्लस अटैच हो जाता है, सिंपल, यही प्रोडक्ट आया। अब इसके बाद इसके हाइड्रोलाइसिस कर रहा है,
अगर आपने मेरा PYQ देखा होगा तो 50 बार मैं बता चुका हूँ, कार्बन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड की हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। जितने बॉन्ड काटो इसको, जितने बॉन्ड है उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, तो इधर H इधर OH, 2 बॉन्ड काट रहा हूँ मैं तो 2 HOH लगेंगे, एक HOH और फिर एक और H और OH। तो इससे क्या होगा, इसको अलग कर दो, हटा दो। इस कार्बन से एक OH और 2 OH जुड़ जाएंगे, जोड़ दो भाई। कार्बन से 2 OH, ये आ गया C2H5। इस कार्बन से 2 OH, एक OH, एक और OH और ये CH3। अब एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH अनस्टेबल है, ठीक है। ये भी, ये जहाँ भी हाइड्रोलाइसिस मैंने बताया ना, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन, हर जगह ये लैंग्वेज आता है। तो तुरंत यहाँ से पानी निकल जाएगा, ये पानी निकला भाई, H2O गायब हो गया। तो H2O के गायब होते ही इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, इधर से ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये आ जाएगा C2H5 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ गया। इसके बाद ये क्लेमेंशन रिडक्शन है, दिस इज क्लेमेंशन रिडक्शन। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है फॉर दोज हु हैज़ वॉच्ड माई PYQs। क्लेमेंशन रिडक्शन में ZnHgHCl लेते हैं हम और ये C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदल देता है, तो इसका मतलब C2H5 CH2 और CH3 यही प्रोडक्ट होगा। 4 कार्बन ब्यूटेन, 1 2 3 4, देखो इसने C दे भी रखा है, यही होना है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये सब रिएजेंट एकदम जाने पहचाने, अगर PYQ देखा होगा तुमने ढंग से तो। नेक्स्ट आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सीधी सी बात है, H+ को अलग करके कॉन्जुगेट बेस बनाओ, अलग करो कॉन्जुगेट बेस बनाओ, अलग करो कॉन्जुगेट बेस बनाओ, अलग करो कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो मोस्ट स्टेबल इसमें कौन होगा, कौन सा नेगेटिव, यही होगा, क्योंकि जो NO2 है वो एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस बनाएगा इसके साथ। जब ये रेजोनेंस में आप कराओगे तो रेजोनेंस नंबर 1, फिर आगे जाएगा रेजोनेंस नंबर 2, और यहाँ आएगा तो NO2 के साथ एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस। तो बेंजीन वाले के अलावा NO2 भी एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस बनाएगा यहाँ पे, तो इसमें 6 रेजोनेंस, और किसी में आपको 6 नहीं मिलेगा। स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पे 6 होगा, ऐसा फील होता है स्टूडेंट को जनरली कि सर यहाँ पे भी होगा। मैं कहूँगा करके देख लो भाई, नेगेटिव। फिर ये जब आगे बढ़ाओगे रेजोनेंस में यहाँ नेगेटिव, तब इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। इनफैक्ट ये तो अनस्टेबल कर देगा इसे रिपल्शन के कारण। तो रेजोनेंस तो दूर का चीज़ है, रेजोनेंस तो सिर्फ बेंजीन वाला है, ऊपर से इसके पास से गुजरेगा तो ये इसको अनस्टेबल कर देगा। तो भाई ये तो भयंकर अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो यही टॉप पे जाना है, ए हैज़ टू बी द एट द टॉप, और इतना फिक्स है कि डी हैज़ टू बी एट द लास्ट। ये दोनों तो तय है, आपका काम इसी से हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें ए टॉप पे और डी लास्ट में है। डी क्यों लास्ट में, क्योंकि रेजोनेंस तो इसके 5 ही बन रहे हैं सिर्फ बेंजीन वाले, और यहाँ पे बेंजीन वाले 5 और ये एक एक्स्ट्रा जो बन रहा है 6, इसमें 5 और ऊपर से ये रिपल्शन हो गया। ये रिपल्शन इन सब में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जब रेजोनेंस कराओगे ना तो ये नेगेटिव यहाँ 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 पे जाएगा, इसके पास जा ही नहीं रहा है, इस पोजीशन पे नहीं जा रहा है, तो ये रिपल्शन मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी जो NO2 है, ठीक है, रेजोनेंस आप देखोगे तो सिर्फ 5 रेजोनेंस आएंगे, NO2 कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मेटा पे लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इंडक्टिव से इसको स्टेबलाइज करेगा, और ये इंडक्टिव से भी इसको स्टेबलाइज करेगा। इसका माइनस आई ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा NO2, इसीलिए NO2 टॉप पे है, उसके बाद C है, उसके बाद D है, ए ऑप्शन करेक्ट। तो एक ही रूल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, GOC मैंने बता रखा है कि आप H+ अलग करके कॉन्जुगेट बेस बनाओ, उनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, दैट विल बी द फाइनल ऑर्डर। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अगला देखते हैं। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ये एक्चुअल में सही मायने में मुझे भी नहीं पता था। हमारे सिलेबस में जो है ना, जो मैं जानता हूँ, हो सकता है मे बी रॉन्ग या मेरा इन्फॉर्मेशन कम हो, ठीक है। जो फेमस रिएक्शन होता है फिनॉप्थिलीन का मैं जानता हूँ, जो मैंने बहुत बार अपने PYQ में आपको बता भी रखा है फिनॉप्थिलीन के बारे में। जो फिनॉप्थिलीन है उसका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड हो ये होता है, और फिनॉल के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो इसके पहले फिनॉप्थिलीन जो NCERT ने दे रखा है, बाकी मुझे एक बार और एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्या मिथाइल ऑरेंज भी दे रखा है। ये करते थे और इसके साथ अटैच कर देते थे दोनों फिनाइल को, ये आता है फिनॉप्थिलीन। तो ये तो मुझे पता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। बस दिखा देता हूँ कि इसने ये बना रखा है कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, जो मुझे नहीं पता था, और यही उसका कन्वर्जन है।
ठीक है, H+ और OH- में यही कन्वर्जन है, H+ अटैक करके इसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, इसलिए आई एम हेल्पलेस। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैंने दिखा दिया सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब कह रहा है क्वेश्चन, ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं, कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ विच हैज़ नेगेटिव ई रिडक्शन। किसका नेगेटिव होगा, यही पूछ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो नेगेटिव उसी का होगा ना जो इधर से इधर जाने में अनस्टेबल की तरफ जाए। तो देखते हैं पहले Mn को देखते हैं। तो देखो Mn होता है 25 कन्फिग्रेशन 3d5 4s2। Mn3+ का देखोगे कन्फिग्रेशन तो Mn3+ होगा 3d4 और Mn2+ होगा 3d5। चेक कर लो इसमें से, ये न्यूट्रल का है तो 3+ के लिए 2 और एक यहाँ से हटाओगे तो 3d4 हो जाएगा, 3d5। ये हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, यानी इसमें इधर से इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत जल्दी जल्दी जाएगा। जब नहीं जाने की टेंडेंसी होता है तो हम नेगेटिव कहते हैं, यहाँ तो बहुत आसानी से जाएगा स्टेबल की तरफ, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। नेक्स्ट आते हैं ये, इस केस में इसका कन्फिग्रेशन ऐसे ही आयरन का देख लो, आयरन होता है 26 Fe26 3d6 4s2। ओके, अब यहाँ पे 3+ का अगर आप देखोगे तो 3+ का मतलब है 3d5 है मोर स्टेबल, और ये क्या है लेस स्टेबल, 3d6 ये लेस स्टेबल। यानी आप इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर भी जा रहे हो, तो ये वैल्यू चांसेस है नेगेटिव होने का। अभी मैं लिख देता हूँ, कैन बी नेगेटिव। अभी गारंटी नहीं है, इतना तो है कि वैल्यू काफ़ी कम होगी, पॉजिटिव में भी अगर हुई तो काफ़ी कम होगी। ठीक है, और इसके चांसेस है। अभी हम पहले देखते हैं कि हम लॉजिक से क्या सोच सकते हैं। भाई डेटा तो है नहीं हमारे पास। Cr3+, ये अभी मैंने आपको बताया था 2022 के लिए भी कोऑर्डिनेशन में, और मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमियम का डिस्कस करते समय। और Cr3+ को याद रखने का जो D एंड F ब्लॉक का मैंने वीडियो बनाया था ना, उसी में था। इसको याद रखने का एक ही तरीका है, वाई Cr3+ इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि इसका हाफ फिल T2G होता है और ये बहुत ज़्यादा इसको स्टेबल करता है, बहुत ही ज़्यादा अनमैच्ड। भाई अगर ये है तो ये तो मोस्ट स्टेबल होगा हाफ फिल T2G के कारण, यही रीज़न है। तब तो ये मोस्ट स्टेबल, और ये इधर जाएगा, ये तो कंफर्म डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा। तब तो अब ये आ गया, तो अब देख लेते हैं एक बार। कोबाल्ट में किसी में कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, ना CO3+ में ना कुछ। कोबाल्ट 27 होता है, तो आप 27 में देख लो, ये 3d6 होगा ये वाला। ठीक है, 27 का मतलब है 3d7 4s2 होना है। ओके, 3+ का मतलब 2 1 3 हटा दो तो 3d6 और ये हो जाएगा 3d7। तो किसी में कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता है। ये अब इन दोनों में क्लैश हो रहा है, ये भी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रहा है, ये भी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रहा है, क्लैश हो रहा है। तो ये जो स्पेशल इफेक्ट होता है ना, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो अगर ये दोनों आ गया, अगर क्रोमियम नहीं होता तो मैं भी फंस जाता। क्रोमियम है तो इसके नेगेटिव होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। एक बार वैसे इसका ऑप्शन देखना होगा मुझे, यस क्रोमियम का ही नेगेटिव है। तो इस ढंग से आप इसको कंक्लूड करोगे। अब इसने क्या पूछा है, M2+, क्रोमियम 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट। तो भाई क्रोमियम का होता है 24 होता है, ये 24 एक्सेप्शन वाला कन्फिग्रेशन है, 3d5 4s1। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब क्रोमियम 2+, यानी एक यहाँ से हटा दो एक यहाँ से हटा दो, तो इसका मतलब 3d4। अब ये 3d4 को जब आप बनाओगे तो चारों इलेक्ट्रॉन एक एक बॉक्स में अकेले ही रहेंगे ना, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2। इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड को यहाँ रख दो, तो 4 × 4 + 2 अंडर रूट, क्योंकि n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने रख दिया यहाँ पे 4 को। तो 4 ये हो गया 6 4 जा 24 का अंडर रूट लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 आएगा। इसका आंसर 5 लिख देंगे, इसने 4.9 लिखा है। मुझे लगता है नियरेस्ट इंटीजर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो 5 लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं, ये तो वही क्वेश्चन अभी जो मैंने ऊपर करवाया था, सम ऑफ द लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम। मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ये आप कहोगे कहाँ पे करवाया है, तो ये देखो अभी एक क्वेश्चन में कराया था इसको, फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में ही ये आया था। ये रहा, सेम सेम है कंपाउंड्स। ये रहा, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें भी 1 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, यही 3 कंपाउंड्स हैं। आई थिंक वहाँ पे भी यही 3 है, तो टोटल 4 आंसर हो जाएगा। इसे 3 आंसर दिया है, मैंने कुछ अलग लिया है क्या? F6
एक लोन पेयर इसमें होगा बिल्कुल, A6 इसमें भी एक लोन पेयर है, एंड XeO2F2 दो, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही बात है, ये कुछ दूसरा कंपाउंड था शायद वहाँ पे मैंने किस में 2 लोन पेयर रख दिया है। अच्छा ये अच्छा ओहो, यहाँ मैंने गलत बनाया ये, वेरी सॉरी, फिर तो ये मैच नहीं करेगा। 1 मिनट, ये नोटिस में आ गया मेरे, यहाँ मैंने ये XeO2 था, मैंने एक ही ऑक्सीजन लिया है, ओहो मैं इसी को रेफरेंस में लेके ये तो मैं गलत बता दिया था यहाँ पे। दो ऑक्सीजन है ना, मैंने एक ही ऑक्सीजन लिया, 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन, तो इसको भी 2 को इंगेज करो तो एक और सिग्मा आएगा और लोन पेयर एक ही रह जाएगा। तो 1 2 3 4 सिग्मा है ना, 1 2 3 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, सॉरी ये मैं करेक्ट करता हूँ, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट नहीं हुआ, ये 5 ही रह गया, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम बच गए, ठीक है, लेकिन ये मेरे से एक मिस्टेक हुआ था, तो ये 3 लोन पेयर आएंगे इसमें। तो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे समझा दिया है, कोई उससे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई थॉट प्रोसेस में चेंजेस होने वाला है। आप कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n=5 टू ग्राउंड स्टेट। भाई इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, मैं बता रहा हूँ, जो हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट का सिग्मा, पूरा समेशन ले लो, यही होता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में जंप करे तो यही होता है। तो 5 हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट 1 होगा, ग्राउंड स्टेट का मतलब 1, तो 5 माइनस 1 का सिग्मा यानी 4 का सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सारे इंटीजर अप टू 4 का सम, यानी 1 + 2 + 3 + 4, ये इंटीजर होंगे ना अप टू 4, तो इन सबको अब ऐड कर दो, तो 3 3 6 4 10 10 विल बी द आंसर। इसने ब्रेक करके किया है, वैसे बेस्ट ये फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये आप नहीं कर पाओगे कभी भी। मेन होता है हायर में से लोअर का सिग्मा, यही आपको लगाना है। ओके, आप कहो कि सर मान लो बहुत बड़ा नंबर आ जाता तो मैं कहूँगा सिग्मा एन का फॉर्मूला मैथ्स में होता है ना, n × n + 1/2, आप इसको लगा देना, यहाँ जो सिग्मा में आएगा एन को पुट कर देना, यू विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट आते हैं, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड अमॉन्ग इज आर। कितनी बार बता चुका हूँ, 2022 में भी मैं बता चुका हूँ, ऑलवेज याद रखना, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, हर वीडियो में जब भी याद आता है मैं बताता हूँ, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक एक्सेप्ट 3, कौन कौन, CO N2O एंड NO, इन्हीं को, ये न्यूट्रल होते हैं। 50 टाइम्स तुम लोग को याद आ रहा होगा अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो इसमें देखो कौन कौन, CO गायब, ये न्यूट्रल होगा, CO के बाद N2O न्यूट्रल होगा, NO है ही नहीं लिस्ट में, तो ये तीनों ही बस बच गए एसिडिक, इसने 3 दिया हुआ है, करेक्ट दिया है। बस इतने ही क्वेश्चंस थे, वीडियो कंप्लीट। आप खुद देखो PYQ करने से कितना फ़ायदा होता है, इसलिए मैंने पहले PYQ के सेगमेंट को स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए बनाया है, क्योंकि थ्योरीज़ के बहुत सारे मैंने देखे यूट्यूब पे वीडियोज़ है, लेकिन कोई भी ढंग से PYQ नहीं कराता है, जहाँ पे थ्योरी करा दें स्टूडेंट्स का कम टाइम में बहुत अच्छे से हो जाए। तो इसमें अब आप खुद रियलाइज़ करो, एकदम फ्रेश पेपर, कितना PYQ से हमें हेल्प मिला, सारे मैंने अपने PYQ से ही रेफ़र किए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगा जैसे जैसे पेपर अवेलेबल होता जाएगा।